हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उमराज लर्निंग। इस वीडियो में हम यूपीएससी सीडीएस 1 2020 में पूछे गए जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये बेसिकली हमारा फोर्थ पार्ट है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर वार्म ओशन करेंट्स। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा करंट है जो कि वार्म ओशन करेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज बी। जो हमारा बी है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? वार्म ओशियन करेंट्स को। ओशियन करेंट्स क्या होते हैं? ओशियन करेंट्स आर बेसिकली मूवमेंट ऑफ वाटर। जो वाटर है वो मूव करता है, ठीक है, फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर एंड हॉटर टू कोल्डर रीजन इन ऑर्डर टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ एन ओशियन। ठीक है, उस पर्टिकुलर मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ओशियन करेंट्स। तो हमारा जो बी ऑप्शन है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड ब्राज़ीलियन करेंट बोथ आर द वार्म ओशियन करेंट्स। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, जो मैप देख रहे हैं, ये क्लास 11th की एनसीईआरटी का है। तो ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ठीक है, और यहाँ पे आपको जो ब्राज़ीलियन करेंट है, दे बोथ आर वार्म ओशियन करेंट। जो वार्म ओशियन करेंट है उसको हमने एरो के फॉर्म में दिखाया है, और जो कोल्ड एरो करेंट है वो एक डॉटेड एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप यहाँ पे देखो, लैब्राडोर करेंट, कैलिफोर्नियन करेंट, यहाँ कैनरीज करेंट, बेंगुला करेंट, ठीक है, ये सारे क्या हैं? कोल्ड करेंट हैं। अगर यहाँ पे आप देखो, एक हम्बल बोल्ट या पेरू करेंट है, ये भी एक कोल्ड करेंट है। ये एक ऐसा करेंट है जिसकी इफ़ेक्ट की वजह से जो इंडियन मॉनसून है वहाँ पर ला नीनो या एल नीनो फिनोमिना ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो ये जो ओशन करंट है, हम्बल या पेरू करंट, इसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ होता है? हमारे इंडियन मॉनसून पे होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में कितने ऐसे स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि 2 से ज़्यादा देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? सो ये द करेक्ट आंसर इज़ डी। जो हमारा डी है, मतलब 4 ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि बाउंड्री को शेयर करते हैं 2 से ज़्यादा देशों के साथ। ये जो मैप है ये भी हमारी एनसीईआरटी का ही मैप है। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे तो हमारे पास ऐसे 3 स्टेट्स हैं जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। 4 ऐसे स्टेट हैं जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। वैसे ही अगर हम सिक्किम की बात करें तो वो शेयर करता है नेपाल, भूटान और तिब्बत के साथ। वहीं हमारा अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है म्यांमार, भूटान और तिब्बत के साथ। फिर नेक्स्ट बाइफर्केशन के बाद जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो 2 यूनियन टेरिटरीज में क्या हो गया? चेंज हो गया है। तो जो हमारा लद्दाख वाला पोर्शन है, देखिए, एक पाकिस्तान के साथ, यहाँ ऊपर अफ़गानिस्तान के साथ और इधर तिब्बत के साथ वो क्या करता है? अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हेडली सेल है, ठीक है, थर्मल सर्कुलेशन की वजह से हेडली सेल पे हवा ऊपर उठती है। तो इनमें कौन सी जगह है जहाँ पे हवा सिंक या डिसेंट या गिरती है? सो ये द करेक्ट आंसर है सी। जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल है वहाँ पे हवा फाइनली क्या होती है? डिसेंट, मतलब नीचे गिरती है। अगर आप ये डायग्राम देखें तो यहाँ पे हमारा जो हेडली सेल है वहाँ से क्या हो रही है? हवा थर्मल सर्कुलेशन की वजह से ऊपर जाके बाइफर्केट हो जा रही है। और ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वहाँ पे हवा क्या हो रही है? गिर रही है, डिसेंट हो रही है। देखिए, यहाँ पे हवा क्या हो रही है? डिसेंट या नीचे गिर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ओवरसीज़ इंडियन हैं उन्हें अगर अपने इलेक्शन में लोकसभा के अपनी फ्रेंचाइजी को एक्सरसाइज करना है तो उसके अंदर कौन सा ऐसा कंडीशन है जो उन्हें सेटिस्फाई करना पड़ेगा? पहला, उन्हें इंडियन सिटीजन होना चाहिए, या जो उनका नेम है वो इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए, या ड्यूरिंग जो इलेक्शन के समय, वोटिंग के समय उन्हें इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए। सो ये द करेक्ट आंसर इज़ ए। जो हमारी तीनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। किसके लिए? एक ओवरसीज़ इंडियन को अपनी फ्रेंचाइजी को एक्सरसाइज करने के लिए इन एन इलेक्शन टू द
लोकसभा। ओवरसीज़ इंडियंस कौन होते हैं? एक फॉरेन सिटीजन होते हैं, बट जो उनका ओरिजिन होता है वो इंडियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारी आयुष्मान भारत स्कीम है उसके तहत कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि डिफाइन नहीं होता है? ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि फीचर नहीं है आयुष्मान भारत स्कीम का? सो ये द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, जो हमारा आयुष्मान भारत स्कीम है उसके तहत जो बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है वो 5 लाख पर फैमिली का प्रोवाइड किया जाता है, ना कि 10 लाख। ये 5 लाख पर फैमिली का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो एकदम सही हैं। ठीक है, तो ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है इसके तहत 5 लाख पर फैमिली पर ईयर का कवरेज प्रोवाइड किया जाता है। कहाँ? सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटल्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है? सो हियर द करेक्ट आंसर इज बी। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है उसे ऐड किया गया है, जिसमें एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करने की बात की गई है हर एक बच्चे को जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में है। जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है हर एक इंडियन सिटीजन के ऊपर लागू है, और लेकिन ये नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है। ठीक है, मतलब अगर कोई इस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो उसके खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि किसी भी आदमी को डबल जियोपार्डी से बचाता है? तो जब डबल जियोपार्डी क्या होता है? डबल जियोपार्डी का मतलब अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आप एक ही क्राइम का अगर आपको 2 बार पनिशमेंट मिलता है तो उसे डबल जियोपार्डी कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए, आर्टिकल 20, जो कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। तो अगर कोई ऑफेंस का कन्विक्शन है उसके प्रोटेक्शन की बात करता है। जो आर्टिकल 20 है बेसिकली इसके 3 क्लॉज हैं। तो पहला क्लॉज बोलता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा क्लॉज बोलता है नो डबल जियोपार्डी, जो तीसरा क्लॉज है वो बोलता है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। ठीक है, अगर आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप क्लास 11th की NCERT में आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपनी तद्बोधनी सभा थी उसको किसने इस्टेब्लिश किया था? सो ये द करेक्ट आंसर इज ए, जो देवेंद्र नाथ टैगोर जी थे उन्होंने तद्बोधनी सभा इस्टेब्लिश की थी। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय जो ब्रह्मो समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सारी देवेंद्र नाथ टैगोर के ऊपर आ गई थी। ठीक है, और उन्होंने तद्बोधनी सभा को ब्रह्मो समाज में मर्ज कर लिया था। तो तद्बोधनी सभा के फाउंडर थे देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली जो इंडिया और USA के बीच में ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज परफॉर्म हुई थी उस एक्सरसाइज का कोड नेम क्या था? सो यह द करेक्ट आंसर इज टाइगर ट्रम्प। ठीक है, तो उसका कोड नेम था टाइगर ट्रम्प। ठीक है, ये पहली ऐसी ट्राई सर्विस मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज परफॉर्म की गई थी इंडिया एंड USA के बीच में। ये बेसिकली विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश में परफॉर्म की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नरोपा एक एनुअल फेस्टिवल है ये कहाँ का फेस्टिवल है? सो द करेक्ट आंसर इज बी, लद्दाख। नरोपा जो कि एक लद्दाख का फेस्टिवल है, ये हर एक 12 साल में मनाया जाता है। इसको मनाया जाता है टू सेलिब्रेट द लाइफ ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसोफर नरोपा जो कि एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे, उनकी लाइफ को
चेरिश करने के लिए, उनके लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। जो गांधी सोलर पार्क है वो इनमें से कौन सी जगह पर इस्टेब्लिश है? लास्ट ईयर वो प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस सोलर पार्क का उद्घाटन किया था, इसका इनॉग्रेशन किया था। ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है या लोकेटेड है? ये न्यूयॉर्क में है। जो अपनी कॉलेज है किसकी? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की, ये जो कि JNU से एफिलेटेड है, ये इनमें से कौन सी जगह पर सिचुएटेड है? सो ये द करेक्ट आंसर इज पुणे। जो अपनी CME है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग है, वो पुणे में सिचुएटेड है। पुणे में एक जगह है दापोड़ी, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे BR अम्बेडकर साहब थे, वो उन्होंने इनमें से किस आर्टिकल को लास्ट रिजॉर्ट मतलब लास्ट ऑप्शन बोला था? सो ये द करेक्ट आंसर है C। उन्होंने आर्टिकल 356 को लास्ट रिजॉर्ट बोला था। जो आर्टिकल 356 है ये प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, जिसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जिसमें वो बताता है कि कैसे जो स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी वो फेल हो जाती है या वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर पाती है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है किसको? सेंटर को। क्या करने के लिए? प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए पर्टिकुलर स्टेट में। तो BR अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 356 को लास्ट रिजॉर्ट बोला था। नेक्स्ट ऑप्शन, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है अंडर आर्टिकल 32, इनमें से किस कंडीशन में सिटीजन को रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर सकता है या मना कर सकता है रिलीफ प्रोवाइड करने से? तो जो हमारा आर्टिकल 32 है वो बताता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर आदमी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, ही कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। BR अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला था। तो हमारा ऑप्शन C है वो सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, बट इसमें फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की बात नहीं कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा पहला डेलिमिशन कमीशन बना था इंडिया में, वो किस ईयर में बना था? सो द करेक्ट आंसर इज D, ठीक है। जो फर्स्ट डेलिमिशन कमीशन इन इंडिया वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1952, ठीक है। डेलिमिशन कमीशन इंडिया में बेसिकली 4 बार कंस्टिट्यूट हो चुका है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है फिक्सिंग बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसीज। इंडिया में जो भी कंस्टिट्यूंसीज हैं उनकी बाउंड्री को ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन डेलिमिशन कमीशन क्या करता है? फिक्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से किसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बोला था कि 26 जनवरी 1950 को जब इंडिया क्या कर देगा? अपना संविधान लागू कर देगा, तो इंडिया एक कॉन्ट्राडिक्शन लाइफ में एंटर करने वाला है। तो इसमें इन्होंने किसने ये बात बोली थी कि 26 जनवरी 1950 को इंडिया एक लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में एंटर करने वाला है? सो ये द करेक्ट आंसर इज A। ये बात भीमराव अंबेडकर साहब ने बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज टू डिसाइड द केस ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट का पावर है जिसके तहत वो क्या कर सकता है? किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के डिस्प्यूट को डिसाइड कर सकता है। तो ये पावर या ये जुरिडिक्शन को क्या कहा जाता है? क्या वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है या इनहर्ट जुरिडिक्शन है या प्लेनरी जुरिडिक्शन है या एडवाइजरी जुरिडिक्शन है? सो ये द करेक्ट आंसर इज ए, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन बेसिकली वो जुरिडिक्शन होता है जो कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है, ठीक है, जो कि बिना किसी रेफरेंस के या बिना किसी रिव्यू के डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड ओरिजिनल जुरिडिक्शन। इसमें से कौन सा ऐसा एक्ट है जिसने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के क्रिएशन की बात कही थी?
सो यह द करेक्ट आंसर इज सी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसने फेडरल कोड ऑफ इंडिया के क्रिएशन की बात कही थी। इंडियन पर्सपेक्टिव से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसके तहत बहुत सारे चेंजेस लाए थे और बहुत सारे फीचर्स जो है वो हमारे करंट कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जैसे इसने बोला था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, ठीक है, इसने बोला था डायरकी एट द सेंटर की बात कही थी, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोविज़न इसने इंक्लूड किए गए थे। अगला क्वेश्चन, जो इलाहाबाद में सेवा समिति फाउंड की गई थी 1914 में, उसके फाउंडर कौन थे? सो ये द करेक्ट आंसर इज ए, हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू जी इन्होंने फाउंड की थी क्या? सेवा समिति इलाहाबाद में 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 11th शेड्यूल है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है किन के बीच में? सो यह द करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट ग्राम सभा एंड पंचायती राज सिस्टम। दिस शेड्यूल इंट्रोड्यूस द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नोन एज पंचायती राज सिस्टम इन द पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया था, उसमें 11th शेड्यूल को ऐड किया गया था, जिसके तहत पार्ट 9 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, जो कि ग्राम सभा एंड पंचायती राज सिस्टम, जिसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसको इंक्लूड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पर पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं होते हैं। क्यों? वहाँ की पॉपुलेशन क्या है? थोड़ी कम है। जैसे नागालैंड हो गया, मिज़ोरम हो गया, मेघालय हो गए, ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हमारा पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी मैटर है, इनमें से कौन है जिसको अधिकार है उन मैटर पे लॉ बनाने का या लेजिस्लेट करने का? सो हियर द करेक्ट आंसर इज स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल द मैटर रिलेटेड टू इलेक्शन टू द पंचायत। तो पंचायत के अंदर में जो भी इलेक्शन होता है उसमें जो भी लॉ बनाने का अधिकार है वो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर, कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर को है, ठीक है। कि 2 टायर सिस्टम फॉलो होगा, 3 टायर सिस्टम फॉलो होगा, ये सब स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हंटर कमीशन 1882 में अपॉइंट किया गया था, क्या? एजुकेशन इन इंडिया के सर्वे के लिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि हंटर कमीशन के अपॉइंटमेंट की बात कहता है या हंटर कमीशन के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है? हंटर कमीशन अगर आप देखोगे तो जो हमारे यहाँ जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद भी हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया था। क्या करने के लिए? टू जो भी एक्शन जनरल डायर के द्वारा लिया गया था उसकी जांच करने के लिए, ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बट यहाँ पे जो हंटर कमीशन है वो एजुकेशन की बात कर रहा है, तो ये बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है, ठीक है। इंडोर्स्ड द डिस्पैच ऑफ 1854 विथ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन प्राइमरी एजुकेशन। हंटर कमीशन ने प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर ग्रेटर एम्फेसिस की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपना नेशनल वाटर एकेडमी है वो इनमें से कौन सी जगह पर लोकेटेड है? सो करेक्ट आंसर इज डी, खड़कवासला। जो खड़कवासला जहाँ पे एनडीए भी है वहाँ पे नेशनल वाटर एकेडमी लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्रोनोलॉजी बताना है कि कौन सा कमीशन कब इस्टेब्लिश किया गया था। आपको बताना है कौन सा फ्रॉम स्टार्टिंग, कि सबसे पहले कौन सा किया गया था, फिर उसके बाद कौन सा किया गया है, तो उस कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट को बताना है। सो ये द करेक्ट आंसर इज बी। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था जो कि 25 जैन 1950 को इस्टेब्लिश हुआ था। सेकेंड, प्लानिंग कमीशन जो कि अभी ख़त्म होके अभी इसकी जगह नीति आयोग आ गया है,
उसको इस्टेब्लिश किया गया था 15 मार्च 1950 को। थर्ड, फाइनेंस कमीशन जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 22 नवंबर 1951 एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन जिसे 2004 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी इन रिस्पेक्ट टू IPR इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कोई भी पॉलिसी बनाने का जो कि IPR से रिलेटेड हो। सो द करेक्ट आंसर इज सी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या कोई भी पॉलिसी बनाने का इन रिस्पेक्ट टू IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ब्रिक्स समिट 2020 में होने वाली है इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो इसको होस्ट करेगी। सो द करेक्ट आंसर इज रशिया। रशिया इज गोइंग टू होस्ट द ब्रिक्स समिट 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक सिविलियन अवार्ड स्टार्ट किया है। तो ये जो अवार्ड है वो किस फील्ड के कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाएगा। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे हम लौह पुरुष ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और इन्होंने इंडिया के इंटीग्रेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सो ये द करेक्ट आंसर इज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया को यूनाइट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वैसे ही इनके नाम पे जो अवार्ड दिया जाएगा दैट इज़ फॉर द कंट्रीब्यूशन टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम को ऐड किया है। तो इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम है जिसे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ऐड किया है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, सोवा रिगपा। ये एक ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है, ठीक है, जिसमें डायग्नोसिस किया जाता है, ठीक है। डायग्नोसिस की टेक्निक की मदद से इसमें पल्स चेकिंग, पल्स एनालाइज करना, यूरिन एनालिसिस करना, हर्ब और मिनरल्स का इस्तेमाल करके ये जो डायग्नोसिस होती है उसको परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो कि ब्लैक सी में ड्रेन या गिरती नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, वोल्गा। वोल्गा जो कि ओरिजिनेट होती है कहाँ से, मॉस्को से, रशिया से। ये यूरोप की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है और ये ड्रेन नहीं होती है ब्लैक सी में, ये ड्रेन होती है कहाँ पर, कैस्पियन सी में। ये अपना वाटर डिस्चार्ज करती है कैस्पियन सी में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड हिट